नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए अगर किसी देश पर 40 साल से ज़्यादा सैंक्शंस और पाबंदियां लगे हों, उसके बैंक्स पर रिस्ट्रिक्शंस हों, उसका तेल बेचना मुश्किल कर दिया गया हो और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका उसको आइसोलेट करने की कोशिश कर रही हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? शायद यही कि वो देश टूट जाएगा, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ी, करेंसी कमज़ोर हुई, लोगों को मुश्किलें हुई, लेकिन देश आज भी खड़ा है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, आज हम सिंपल भाषा में समझेंगे ईरान आज तक क्यों नहीं टूटा और कैसे उसने दुनिया के सबसे बड़े प्रतिबंधों का सामना किया। तो दोस्तों, 1979 में ईरान में इस्लामिक रेगुलेशन हुई। उसके बाद ईरान और अमेरिका के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। फिर धीरे धीरे सैंक्शंस लगने लगे। लेकिन असली प्रेशर 2006 के बाद बढ़ा, जब ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और यूरोप ने पाबंदियां और ज़्यादा तेज कर दी। ईरान के बैंक्स पर पाबंदी लगी, तेल एक्सपोर्ट्स टारगेट हुए, विदेशी कंपनीज को ईरान में इन्वेस्ट करने से रोका गया, इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क स्विफ्ट तक एक्सेस लिमिट किया गया। मतलब ईरान के लिए दुनिया के साथ बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल या फिर नामुमकिन बना दिया गया। थ्योरी के हिसाब से तो दोस्तों ईरान की इकोनॉमी को कोलैप्स हो जाना चाहिए था, लेकिन कहानी यही इंटरेस्टिंग हो जाती है। आखिर ईरान क्यों नहीं टूटा? इसका जवाब है कि ईरान के पास तेल और गैस थी। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और नेचुरल गैसेस भंडार वाले देशों में से एक है। अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता था, लेकिन दुनिया को तेल और गैस की जरूरत थी। ईरान ने तेल बेचना पूरी तरह बंद नहीं किया, बल्कि उसने नए तरीके ढूंढे। डिस्काउंट्स पर तेल बेचा, मिडिलमैन का यूज किया। जब ईरान के बैंक्स को इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क से डिस्कनेक्ट किया गया, तो उसने अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम यूज किए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना और रशिया जैसे खरीदार मिलते रहे। यानी ईरान का सबसे बड़ा इनकम सोर्स पूरी तरह कभी बंद नहीं हुआ। दोस्तों, अब आते हैं ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी पर। ईरान ने कॉन्सेप्ट बनाया रेजिस्टेंस इकोनॉमी। सिंपल शब्दों में, अगर बाहर से सामान नहीं आ रहा तो खुद बनाना सीखो। अगर इंपोर्ट्स रुक रहे हैं तो लोकल इंडस्ट्रीज को मजबूत करो। अगर विदेशी कंपनीज नहीं आ रही तो अपनी कंपनीज खड़ी करो। ईरान ने इसी मॉडल पर काम किया और ईरान ने धीरे धीरे कई सेक्टर्स में सेल्फ रिलायंस बढ़ाई, जैसे मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स, ड्रोन और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। सैंक्शंस ने ईरान को मजबूर किया कि वो इंपोर्टेड चीज़ों पर कम डिपेंड करे, यानी उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस परफेक्ट नहीं था, क्वालिटी और एफिशिएंसी के इश्यूज भी रहे, लेकिन सर्वाइवल के लिए ये मॉडल काम करता रहा। यही वजह है कि ईरान कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ। बहुत लोग सिर्फ ईरान की पॉलिटिक्स देखते हैं, लेकिन ईरान की सर्वाइवल स्टोरी में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आज ईरान का लिटरेसी रेट लगभग 89% के आसपास माना जाता है। यूथ लिटरेसी तो लगभग यूनिवर्सल लेवल पर पहुंच चुकी है। अगर बात करें मेल यूथ लिटरेसी तो लगभग 98% है, तो वहीं फीमेल यूथ लिटरेसी भी लगभग 98% है। यानी नए जनरेशन में पढ़ाई का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। इसी वजह से ईरान इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स तैयार करता रहा और प्रतिबंध के बावजूद स्किल्ड मैन पावर खत्म नहीं हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कंफ्यूजन है। बहुत लोग समझते हैं ईरान में महिलाएं पढ़ नहीं सकती या ईरान में महिलाएं काम नहीं करती, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। ईरान में औरतें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं और साइंटिस्ट भी हैं। कई सालों से यूनिवर्सिटीज में फीमेल स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन 50% से ज़्यादा रही है ईरान में। एक वक्त ऐसा भी रहा जब यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स में वुमेन मेजॉरिटी में थी। फीमेल लिटरेसी भी रेगुलेशन के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी। 1976 में फीमेल लिटरेसी लगभग 24% थी, जो बढ़कर 80% से ऊपर पहुंच गई। यानी ये कहना कि ईरानियन महिलाएं एजुकेटेड नहीं हैं, फैक्चुअली सही नहीं है। ईरान का सिस्टम बहुत सेंट्रलाइज्ड है। वहाँ ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री स्ट्रक्चर और धार्मिक इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कंट्री ने एजुकेशन पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, यूनिवर्सिटीज़ डेवलप की, टेक्निकल एजुकेशन को पुश किया। इसी वजह से सैंक्शंस के बावजूद ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, परमाणु रिसर्च और इंजीनियर सेक्टर्स में प्रोग्रेस करता रहा। अगर स्किल्ड लोग ही ना होते तो ये पॉसिबल नहीं होता। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईरान सर्वाइव ज़रूर कर गया, लेकिन बिना डैमेज के नहीं। प्रतिबंध की वजह से महंगाई बढ़ी, करेंसी गिरती रही, विदेशी इन्वेस्टमेंट कम हुई, जॉब्स पर प्रेशर आया, ब्रेन ड्रेन हुआ
और कई अर्थशास्त्रियों के हिसाब से अगर प्रतिबंध नहीं होते तो ईरान की इकोनॉमी आज काफ़ी बड़ी होती। इसलिए ये कहना गलत होगा कि सैंक्शंस फेल हो गए। सैंक्शंस ने ईरान को हर्ट किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया, लेकिन ईरान को गिरा नहीं पाए। ईरान की कहानी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमी की कहानी नहीं है, ये सर्वाइवल की कहानी है। एक ऐसे देश की कहानी जिसके खिलाफ सैंक्शंस लगते रहे, जिसे आइसोलेट करने की कोशिश होती रही, लेकिन जिसने तेल, गैस, एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के सहारे खुद को जिंदा रखा। और शायद ईरान की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये नहीं है कि वो सुपर पावर क्यों नहीं बना, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े प्रेशर के बाद भी वो आज तक टूटा क्यों नहीं।